नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज हम अपनी कड़ी को बढ़ाते हैं। अपने जो हम लोग का रिवीजन क्लास चल रहा था उस कड़ी को बढ़ाते हैं और आज से हमने एक नया चीज़ इसमें ऐड किया। ये क्या कि अभी तक आपको हम सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन को रिवीजन करवा रहे थे। आज से आपके इस कड़ी में जो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हुआ करता था, अब उतना क्वेश्चन नहीं रहे। अब क्या होगा, क्वेश्चन की संख्या घट जाएगी जीके जीएस, हाँ वही मैथ की संख्या क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जाए, क्योंकि आज से आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया। अब मुश्किल से एक सप्ताह से भी कम समय का रह गया और हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आइए देखते हैं कि किस तरह का आज का हमारा क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा पूर्व का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, ईसा पूर्व क्या होता है हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा के पहले जो ईसा के जन्म के पहले जो समय था उसको माना गया ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो 563 ईसा पूर्व में क्या होता था, उल्टी गिनती चलती थी, यानी कि 62 के बाद 63 ना होकर 62 के बाद क्या होती थी, 61 होती थी। इस तरह से वहाँ पर टाइमिंग चलता था। तो आइए हम इसको समझते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 563 ईसा पूर्व में। वहीं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। है ना, अजीब बात कि 563 में जन्म हुआ, 483 कैसे हुआ? अभी आपको बताया कि इसकी गिनती कैसे चलती थी, उल्टा चलती थी ईसा पूर्व, इसीलिए वहाँ 63 के बाद क्या आता है, 83 आता है। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, जबकि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल-बरूनी कहाँ भारत जब आया था तो कहाँ आया था, किसके दरबार में आया था? तो उस समय भारत का जो सम्राट था, जो महमूद गजनवी के शासन काल में अल-बरूनी भारत आया था। एक मिनट, तो हमारा है अल-बरूनी किसके शासन काल में भारत आया था? तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के शासन काल में भारत आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किनके दरबार के एक पुरोहित हुआ करते थे? तो वह थे पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे और इन्हीं के समय में एक और हुआ करते थे जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, जिनका नाम है पाणिनि। वह हिंदी व्याकरण के ज्ञाता हैं, उनको कहा जाता है, उनका नाम है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और यह मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता आती है, उसी में यह जो है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, और जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था? वह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अभी से, क्योंकि आपका कम समय है, अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आया, जो टॉपिक आप बार बार भूल जाते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, उसके बारे में फिर हम आपको उसका डिटेल्स बताएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि यह जो व्हाइट बोर्ड है, और फिर जब इससे अच्छा आएगा तो उसमें और पढ़ाने में सहूलियत मिलेगी और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसा लगता होगा कि अभी पुराने ज़माना में हम जी रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है और आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को लाया जा रहा है ताकि आपके लिए काम किया जाए। इसीलिए अभी थोड़ा सा इसको परेशानी उठाना पड़ेगा
और फिर बाद में आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि इससे बढ़कर फिर कोई नहीं होगा। तो आइए हम फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी हुआ करती थी? दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि जो हुआ करती थी, क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं था, इसलिए भाव चित्रात्मक हुआ करता था। शिक्षा का अभाव होने के कारण भाव चित्रात्मक, यानी कि हो सकता है भाव का या प्रतीक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता का नाम है महर्षि वेद व्यास है। और इस महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर को किनके द्वारा बनाया गया था? तो बिमल शाह के द्वारा। माउंट आबू को कम से कम याद रखना है, माउंट आबू किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और यहाँ पर एक जैन मंदिर है जिनको बनाया था बिमल शाह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर दोस्तों अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर का सपना था कि हम पूरा संपूर्ण विश्व को जीत सके। दोस्तों उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाया, और वह यहाँ पर जब आया युद्ध करने के लिए भारत, तो भारत में इसकी हार हो जाती है और इस तरह से इसका सपना चूर चूर रहता है। तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किनके समय में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किनके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो वह नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। दोस्तों आपको ये बताना है कि यह जो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समय युद्ध हुआ था, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? आपको यह बताना है कि इस युद्ध को पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्या कहा जाता है? और ये दोस्तों यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे लड़ी गई थी, जिसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी। दोस्तों हर्षवर्धन के समय ही शासक के समय ही चीन से और एक यात्री आया था जिसका नाम था वैनसांग। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जबकि हर्षवर्धन के समय वैनसांग आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है? विष्णु के उपासक को चोल वंश में अलवार कहा जाता है। विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। और शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? नयनार का संत को, यानी कि उस समय चोल वंश में जो संत हुआ, जो विष्णु को मानते थे, जो विष्णु का उपासक होते थे, उन्हें अलवार की संज्ञा दी जाती थी। वहीं पर जो शिव के उपासक होते थे, उन्हें नयनार कहा जाता था। नयनार कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई किनके दरबार के राजकवि थे? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन व्यक्ति था? तो बख्तियार खिलजी था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन व्यक्ति था? तो दोस्तों यह था बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर आग लगा दी गई। आग लगने के कारण वहाँ लगभग कहा जाता है 6 महीने तक उसमें आग लगी रही, यानी कि जो पुस्तक ग्रंथ थी वह जलती रही। और यह जो था, यह किसका उत्तराधिकारी के रूप में आया था नालंदा पर हमला करने के लिए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बनकर आया था, जो कि उस समय के शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा जो चरम पर थी, जहाँ से विदेशी यात्री मार्को पोलो, चीन से आने वाला वैनसांग, फाहियान, यह सब है उस समय
जो इतना चरम पर बिहार जो था शिक्षा के अवसर में था, शिक्षा के रास्ते पर, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी के माध्यम से पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया था। और इस तरह से उस समय शिक्षा का, उस समय के बाद बिहार जो है धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और वो आगे। और दोस्तों खास बात यह है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, लेकिन वहीं पर उसी पटना का एक स्टेशन है जो कि अभी भी वर्तमान समय 2025 में बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन भी है ना। गजब बात कि जिसने यहाँ के शिक्षा के केंद्र को ध्वस्त किया, आज उसी के नाम पर हम स्टेशन का नाम रखे हुए हैं, जो कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फिलहाल हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यह हमारा 15 क्वेश्चन था जो जीके का, आज फुल्ली जीके का क्वेश्चन था। अब हमारा यहाँ से मैथ क्वेश्चन शुरू होता है। आइए 3 क्वेश्चन मैथ का है, गणित का है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 9 है और 15 है, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। दोस्तों तृतीय अनुपात 9 है और 15 है, तृतीय अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 21 है, 30 है, 25 है, 45 है। अगर आपको आता है तो आप इतने देर में सवाल का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, अगर ए और बी रहेगा तृतीय अनुपात, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, बी इंटू बी बाय ए, यानी कि बी जो हो गया 15 हो गया और 15 गुना 15, ए का मान 9 हो गया। इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 25, यानी कि हमारा सही आंसर आ गया 25। यह तृतीय अनुपात हम इस तरह से निकालते हैं। क्या करते हैं, जो दूसरी संख्या रहती है उसको 2 बार गुना करके पहली संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो निकलता है संख्या वह तृतीय अनुपात होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात 2:3 है। यह 1 नंबर का था। ए अनुपात बी का मान है 2:3। पूछा जा रहा है 5a - 2b। दोस्तों जहाँ जहाँ ए है वहाँ का ए का वैल्यू रखना है, जहाँ 2 का बी है वहाँ बी का वैल्यू रखना है। और दोस्तों 5 ए का वैल्यू, ए के सामने वाला ए और बी के सामने वाला बी। ए का वैल्यू 2 हो गया तो 2 माइनस और 2 इंटू बी का वैल्यू जो हो गया 3 हो गया। और फिर रेशियो 5a + 2b, 5a का वैल्यू 2 है, प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 3 है, प्लस 3। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 10 में 6 हो जाएगा 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 6 4 10, 6 16। तो इसका रेशियो हम 4 1 जा 4, 4 4 जा 40, यानी 60, सॉरी। तो 1:4 जो है इसका सही जवाब, यानी कि हम इसको 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो 1:4 जो है हमारा सही आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु में 1:3 है। ए और बी का वर्तमान आयु जो है 1:3 है। ए है, बी है। प्रजेंट जो आयु है, वर्तमान समय का जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 1:3 का। 10 वर्ष बाद यही अनुपात 10 वर्ष बाद यही अनुपात 2:5 हो जाता है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, रेशियो को समान करते हैं। कैसे समान करेंगे, इसका डिफरेंस निकालते हैं। 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। इसमें डिफरेंस देखते हैं तो 5 और 2 3 का, तो अपोजिट कर देंगे। इसमें 3 का रेशियो डिफरेंस है, अंतर 3 का, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। इसमें 1 और 2 के 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है, इसमें 2 से गुना करेंगे। तो इस तरह से 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। तो इस तरह से अब अंतर समान होने के बाद दोनों का अंतर देखिएगा, 3 1 4, 1 बढ़ा है, 9 1 10, यानी कि अब यहाँ से यहाँ कितना अंतर आ गया, तो 1 का अंतर आ गया। तो 1 बराबर कितना बढ़ रहा है उम्र, तो 10। तो क्या पूछा जा रहा है, तो बी की उम्र कितना है, 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 बराबर 1 बराबर 10, तो 9 बराबर 90। इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, 90 वर्ष। तो इस तरह से यह हमारा प्रश्न था, जो कि मैथ का 3 सवाल था। आज यह समाप्त हो गया। और फिर हम लोग दोस्तों
आगे के वीडियो में इसी तरह से अब रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैथ इससे सवाल कम रहता है, इसलिए हमने आपको मैथ नहीं बताया, नहीं तो आपको हम बहुत सारा मैथों का प्रश्न करवाते। दोस्तों अब आपका अच्छा से तैयारी होते रहना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, और आप इस पर भी खड़े उतरेंगे। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए, ताकि आप भी एक अच्छे राह पर पहुंच सके। फिलहाल हम सेशन को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे और सेशन को यहीं कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।